अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कोलॉन की पैथोलॉजीज़ को। कोलॉन आपको पता है कि असेंडिंग होता है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, फिर डिसेंडिंग कोलॉन होता है और फिर सिग्मॉइड कोलॉन होता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं और इसकी हर पार्ट की डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजीज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कोलॉन के अंदर पाए जाते हैं ना, वो पॉलिप्स होते हैं। अब पॉलिप्स में और डायवर्टिकुलम में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो डायवर्टिकुलम होता है ना, वो आउट पाउचिंग होता है, यानी कि एक जेब निकली हुई होती है, कोना अलग से निकला हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिप होता है ना, वो एक ग्रोथ होती है, उसी की ग्रोथ होती है, उसी तरह मास फिल्ड ग्रोथ होती है विद इन द कोलॉन, ठीक है। प्रोट्रूजन हो जाती है बेसिकली कोलॉन के ल्यूमेन की विद इन साइड, ठीक है, आउटसाइड नहीं होती। जबकि डायवर्टिकुलास जो होते हैं वो आउटसाइड पे पाउचिंग बनाते हैं, ये इन साइड द कोलॉन जो है इसकी पाउचिंग होती है, ठीक है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस जो फिल होते हैं। अब ये मल्टीपल टाइप्स के पॉलिप्स होते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं और कुछ सिंड्रोम एसोसिएटेड पॉलिप्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन नियोप्लास्टिक देखते हैं। नॉन नियोप्लास्टिक की हमारे पास 5 टाइप्स हैं। आपने सिंपली याद रखना है, हमार्टोमेटस पॉलिप्स, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, म्यूकोजल पॉलिप्स एंड सब म्यूकोजल पॉलिप्स। नाम से जाहिर है हमार्टोमेटस में क्या होता है, सॉलिटरी लीजन होती है, दे हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल कॉलोनीज टिश्यू विद द डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली हमार्टोमेटस पॉलिप्स में क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर हो जाता है ऑफ द कोलॉन और इसमें फिर पॉलिप्स लाइक की ग्रोथ हो जाती है। ये ज़्यादातर जो होता है प्यूज जैगर सिंड्रोम और जुवेनाइल पॉलीपोसिस के साथ एसोसिएट करता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द टाइप्स फॉर योर एग्जाम कि कौन कौन से नियोप्लास्टिक हैं और कौन कौन से नॉन नियोप्लास्टिक हैं, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो होता है ये सिग्मॉइड कोलॉन के रीजन में होता है, स्मॉल होते हैं और ये जो होते हैं ये भी एडवांस लीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स जो होते हैं वो म्यूकोजल इरोजन की वजह से फॉर्म होते हैं बावल में, और म्यूकोजल पॉलिप्स जो होते हैं वो लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं, और सब म्यूकोजल जो होते हैं वो लाइपोमास, लियोमाइबोमास और फाइब्रोमास के साथ एसोसिएट करते हैं। यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स कि कौन कौन से नियोप्लास्टिक हैं और कौन कौन से नॉन नियोप्लास्टिक हैं। अब नियोप्लास्टिक पॉलिप्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ना वो एडिनोमेटस पॉलिप होता है, जो कि एपीसी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल कौन से पॉलिप का होता है, तो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो होता है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स का होता है। और ये किस जीन की म्यूटेशन से, ये एपीसी जीन म्यूटेशन या केरास जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। अब इसमें हमारे पास एक ट्यूबुलर होते हैं और दूसरे विलस होते हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती है, ट्यूबुलर और विलस। ट्यूबुलर पॉलिप्स जो होते हैं वो लेस मैलिग्नेंट होते हैं, जबकि विलस जो होते हैं ना वो विलेनस होते हैं, उनके अंदर विलन छुपा होता है, वो कभी भी जो है वो विलन की तरह प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी मैलिग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्लासिक साइन ये होता है कि पेशेंट ऑकल्ट ब्लड के साथ प्रेजेंट करता है, यानी कि ब्लड इन स्टूल होता है लेकिन ऑकल्ट ब्लड होता है, सही है। एंड देन हमारे पास सेरेटेड पॉलिप्स आते हैं। सेरेटेड पॉलिप्स जो होते हैं वो ये भी नियोप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं। इसमें CIMP जीन म्यूटेशन होती है, MMR जीन म्यूटेशन होती है, और इसके अंदर एक क्लासिक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं सॉ टूथ पैटर्न ऑफ स्क्रिप्स। सॉ टूथ पैटर्न ऑफ क्रिप्स जो होता है वो आपका सेरेटेड पॉलिप्स पे होता है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिप इज द नॉन नियोप्लास्टिक। तो नॉन नियोप्लास्टिक में आप याद रखेंगे हमार्टोमेस्टिक एंड हाइपरप्लास्टिक and inflammatory mucosal and submucosal. Which of the following is the malignant या फिर neoplastic polyp, तो इसमें आप याद रखेंगे एडिनोमेटस पॉलिपोसिस और दूसरा सेरेटेड पॉलिपोसिस। एडिनोमेटस पॉलिपोसिस जो होता है वो APC और केरास जीन म्यूटेशन से होता है, इसमें टिब्यूलर होता है और विलस होता है, ठीक है। तो टिब्यूलर जो होता है वो लेस मैलिग्नेंट होता है, विलस वाला जो होता है वो मोर मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाला होता है, और इसमें पेशेंट प्रेजेंट विद द ऑकल्ट ब्लड। जबकि सेरेटेड पॉलिप्स जो होते हैं वो MMR और जीन म्यूटेशन से होते हैं, और इसमें सॉ टूथ पैटर्न ऑफ क्रिप्स मिलता है ऑन द बायोप्सी, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, अब हम 1 बाय 1 सारे सिंड्रोम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस। इसका क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका अक्सर ये पूछा जाता है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस का कि किस तरह का डिसऑर्डर है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें APC ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन हो जाती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 5। पैथोलॉजी इसकी ये होती है कि इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द एडिनोमेटस पॉलिप्स बनते हैं जो कि पूरे के पूरे कोलॉन की कारपेट बना देते हैं, ठीक है।
और ये जो होता है ना अर्ली फैमिलियल होता है ना, फैमिलियल वो होता है जो बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए या अर्ली स्टेज में पेशेंट में नज़र आ जाए, तो ये वेरी अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट कर जाता है और विदाउट सर्जरी जो होता है ये फिर कोलोरेक्टल कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस किस तरह का डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। किसकी म्यूटेशन से होता है, APC जीन म्यूटेशन की वजह से होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ द एडिनोमेटस पॉलिप्स जो होते हैं वो कारपेट बना देते हैं कॉलोन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके जो है वो मेजर क्वेश्चन है, और ये अर्ली यंग स्टेज में यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर ही प्रेजेंट कर जाता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इन्वॉल्व ये रेक्टम को भी इन्वॉल्व करता है और इसमें कोलेक्टमी 100% की जाती है, अदरवाइज ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में प्रोग्रेस कर जाता है। फिर आता है गार्डनर सिंड्रोम और टर्कट सिंड्रोम। अब गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ सॉफ्ट टिश्यू, बोन ट्यूमर्स या स्कल के ऊपर ओस्टियोमा आ जाए, यानी कि फेस के ऊपर, स्कल के ऊपर कोई स्वेलिंग आ जाए या मैंडिबल के ऊपर कोई स्वेलिंग आ जाए, इसके साथ साथ जो है उस पेशेंट को फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस भी है। ठीक है, यानी कि इस बोन्स के या सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाएं अलोंग विद फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम मुझे इसलिए भी याद रह गया क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया था। तो गार्डनर सिंड्रोम में आपने एक बात याद रखनी है कि एक तो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स यानी थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स इन द कोलॉन, ठीक है, प्लस क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, ऑस्टियोमास ऑफ स्कल्स और मैंडिबल्स। बेसिकली फोरहेड पे मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया और उसके कोलॉन में मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्यूमर हैं, तो दिस इज द गार्डनर सिंड्रोम। अलॉन्ग विद दैट देयर कैन बी द कंजेंटल हाइपरट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम्स एंड रूडिमेंट्री टीथ, और एक्स्ट्रा टीथ भी इसमें होते हैं बिकॉज ये भी रिलेट करता है सॉफ्ट टिश्यू से। देन आता है टर्कट सिंड्रोम। सो अगर किसी पेशेंट को फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ यानी यंग एज में, फैमिलियल जब भी आ रहा है ना इसका मतलब यंग और प्यूबर्टल एज है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस वाले पेशेंट को अगर CNS ट्यूमर भी हो जाता है, मैलिग्नेंट CNS ट्यूमर जैसे कि मेड्यूलोब्लास्टोमा या फिर ग्लायोमा हो जाते हैं, इस तरह के अगर ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, तो इस कंडीशन को फिर हम बोलते हैं टर्कट सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्कट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम होता है फीचरिंग द न्यूमरस हमाटोमास। इसमें मल्टीपल हमाटोमास बनते हैं थ्रू आउट द GIT ट्रैक्ट और हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन द माउथ, लिप्स, हैंड एंड जेनिटेलिया एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड द GI कैंसर्स। ठीक है, ये भी मल्टीपल टाइप के कैंसर्स होते हैं। इसका क्लासिकल फीचर्स क्या है, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन द माउथ एंड द लिप्स। ओके, प्यूर्स जैगर सिंड्रोम के लिए आपने याद रखना है कि हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन द लिप्स एंड द माउथ एंड द हैंड्स एंड द जेनिटेलिया। तो सिंपल ये है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि ये हमारे पास अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं ना कि फैमिलियल सिंड्रोम है, तो इसमें कोई यंग एज अगर बच्चा आता है जिसको मल्टीपल जो है वो पॉलिप्स हैं इन द कोलॉन और उसको एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन वगैरह यानी पॉलिप्स के साइन है, प्लस उसको हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स मिलते हैं लिप्स के अराउंड और जो है वो जेनिटेलियाज के अराउंड, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। ठीक है, सो अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा, चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, जुवेनाइल का मतलब ये ना बच्चा है, प्रेजेंट करता है जिसको न्यूमरस हमाटोमेटस पॉलिप्स हैं कोलॉन के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल बाउल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के बच्चे को हम बोलेंगे फिर जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और बच्चा आपके साथ इंटरसेप्शन, डायरिया और जनरलाइज हाइपोटोनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसको भी अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये भी इंक्रीज़ कर देता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क। देन लास्ट में ये MUYTH मोइथ एसोसिएटेड पॉलिप सिंड्रोम, अगर मोइथ जीन म्यूटेशन हो जाती है तो भी हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। पॉलिप्स बनते हैं, एडिनोमेटोसिस पॉलिप्स बनते हैं और बहुत सारे एडिनोमास बन जाते हैं इन द कोलॉन, इन द ड्यूडेनम, इन द ओवेरी एंड द ब्लैडर। ठीक है, और फिर ये आगे चल के कैंसर्स में फॉर्म हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब तक हमने जितने भी जो हैं वो पढ़े ट्यूमर्स, पॉलिप्स पढ़े, वो सारे कोलॉन कैंसर वो किसी न किसी पॉलिप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास नॉन पॉलिपोसिस यानी हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाए और ऑटोसोमल डोमिनेंट इन ट्रेट हो, ठीक है, तो इस तरह के ट्यूमर को हम कहते हैं, या इस तरह के सिंड्रोम को हम कहते हैं लेंश सिंड्रोम, ठीक है। ओके, तो लिंच सिंड्रोम में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हेरिडिटरी होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और नॉन पॉलीपोसिस कंडीशन होती है विच कॉजेज द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इट कैन ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अदर ट्यूमर लाइक द एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा एंड द स्किन कैंसर। फिर अब हम बात करते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के ऊपर। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बेसिकली क्या होता है, मेल पेशेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, फैमिली हिस्ट्री के साथ होता है और यंग मेल्स के साथ होता है। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि बेसिकली अगर आपके पास कभी भी कोई मेल ऐसा आता है जिसकी एज जो है वो 50 ईयर्स से कम है और वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, तो फिर आपके ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसकी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग करें। आप कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, हर वो मेल पेशेंट जिसमें टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की हिस्ट्री हो, या जिसमें जो है वो प्रोसेस्ड डाइट को यूज़ करने की हिस्ट्री ज़्यादा हो और प्लस उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, वेट लॉस हो, इस तरह के मेल पेशेंट को आपने लाजमी स्क्रीन करना है फॉर दी कोलोन कैंसर, ठीक है, क्योंकि मेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ वेरी अलार्मिंग, ठीक है। अब क्या है इसमें, बेसिकली इसमें 4 टेस्ट आपको कराने होते हैं। नंबर 1 पे आपको इसकी कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी करानी होती है। नंबर 2 पे आपको इसमें फीकल ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट कराना होता है। नंबर 3 पे आपको ऐसे पेशेंट के फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराने होते हैं एंड नंबर 4 इम्यूनोकेमिकल असे कराना होता है और नंबर 4 पे आपको इसका सीटी कोलोन कराना होता है। ये 4 टेस्ट आपको लाजमी कराने हैं टू स्क्रीन द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एट द अर्ली स्टेज, क्योंकि बाद में ये इतना वर्स हो जाता है कि फिर पेशेंट की विल पावर ही नहीं रहती है जीने की और बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट मॉर्टेलिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट प्रेजेंट ऐसे ही करेगा कि ब्लैक स्टूल्स आते हैं, मेलेना होता है, एब्डोमिनल पेन है, ऑन एंड ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन साथ साथ रहती हैं, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं और ये सारी स्क्रीनिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, वंस ट्यूमर हैज़ अकर्ड तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसको मॉनिटर किया जाता है इसके ट्यूमर मार्कर की मदद से। एंड विच इज़ द ट्यूमर मार्कर फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इट इज़ कोरियोनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। तो कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होती है CEA, इट इज़ द ट्यूमर मार्कर फॉर दी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और इसी के लेवल को मॉनिटर किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। सो अगर हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। नंबर 1 रीज़न क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या जीन म्यूटेशन इसका कॉज होता है और जीन म्यूटेशन भी कौन सी, APC जीन म्यूटेशन विच कॉज द फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस और ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस आगे चलकर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसकी मेन रीज़न क्या होता है, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी पाथवे, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, मिथाइलेशन हो जाती है मिसमैच पेयर ऑफ जीन्स की, जैसे कि लिंच सिंड्रोम होता है। तो लिंच सिंड्रोम भी जो होता है वो आगे चलकर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में, जिसमें पॉलिप्स नहीं बनते, विदाउट पॉलिप्स जो है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा फॉर्म हो जाता है। तीसरा पाथवे है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द कॉक्स2 जीन की ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा डेवलप होता है, जिसमें एनसिड्स में भी यूज एज द कीमो प्रिवेंटिव, ठीक है। एनसिड्स इसमें एज ए कीमो प्रिवेंटिव काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज all about the colon and colorectal carcinomas.